लास्ट क्लास में सर ने बोला था कि आप सभी रिवाइज करके आना, तो आप सभी थोड़ा थोड़ा रिवाइज करके आए होंगे। तो जितनी भी एंट्रीज मैं एक बार करवा चुकी हूँ, मैं चाहती हूँ इस बार उन एंट्रीज को आप करें। नोटपैड तो आप सभी अपने पास रखते ही हैं, तो इन्हीं एंट्रीज को आपको मुझे बताना है। ठीक है। जैसे नगद से प्रारंभ होने की जो एंट्री है वो बताइए कि मोहन द्वारा नगद से व्यापार प्रारंभ किया गया। स्क्रीन शो नहीं हो रही है क्योंकि वो मैंने ही स्टॉप शेयरिंग किया है। तो आप सभी बताइए मुझे जो मैंने एंट्री आपसे पूछी है, क्योंकि ये एंट्री मैंने लास्ट क्लास में और उससे पहले भी शायद रिवाइज करवाई थी। तो एक बहुत बेसिक सी एंट्री है कि मोहन द्वारा नगद से व्यापार प्रारंभ किया गया, यानी मोहन ने अपना व्यापार स्टार्ट किया, यानी अपनी कैपिटल लगाई है। तो कैपिटल लगाने की क्या एंट्री होती है, आप मुझे वो एंट्री बताइए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या आपको एंट्री समझ में नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है एंट्री समझने में? क्योंकि स्लाइड को आगे लेके जाने से कोई मतलब नहीं है अगर आपको ये बेसिक एंट्रीज नहीं आ रही, क्योंकि आपको पता है कि स्लाइड आगे जाने का मतलब है कि उसमें कुछ चीजें और ऐड होना। अगर बेसिक एंट्रीज नहीं आ रही है तो और आगे की एंट्रीज नहीं हो पाएंगी, तो स्लाइड को आगे ले जाने से कोई मतलब नहीं है। तो मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, एंट्री में क्या दिक्कत आ रही है, वो शेयर करो। ओके, मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। तो देखो, हमारी फर्स्ट एंट्री है, मोहन द्वारा नगद से व्यापार प्रारंभ किया, यानी अगर हम हमारा व्यापार स्टार्ट करेंगे, ये उसकी एंट्री। अब चाहे वो हम कैश से स्टार्ट करें, संपत्ति से करें, माल से, किसी से भी करें। तो देखो, कैपिटल अकाउंट को मैंने आपको बताया था कि कैपिटल अकाउंट एक व्यक्ति विशेष का अकाउंट होता है, ठीक है। इसलिए हम उसे पर्सनल अकाउंट के अंडर डालते हैं। पर्सनल अकाउंट हमारा कौन सा होता है? जिसके अंदर सभी व्यक्ति, संस्थाएं व फर्म को सम्मिलित किया गया है, यानी व्यक्ति से कनेक्टेड जितने भी व्यक्तियों के अकाउंट है वो सभी पर्सनल अकाउंट कहलाएंगे हमारे। जितने भी फर्म, संस्था, जैसे बीमा पॉलिसी की हो गया, या फिर इसके अलावा जैसे हमारा राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गया, JNU हो गया, ये सब संस्थाएं होती हैं, फर्म। इन सबके जितने भी जो अकाउंट होंगे हमारे, ये सब हमारे व्यक्तिगत अकाउंट के अंडर आएंगे, ठीक है। तो अब देखो, हमारी एंट्री क्या है कि मोहन द्वारा नगद से व्यापार प्रारंभ किया, ठीक है, कि मोहन अपने कैश लगा के अपने व्यवसाय को स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट क्या है पर्सनल अकाउंट के अंदर? तो पर्सनल अकाउंट का मेथड क्या है कि पाने वाले व्यक्ति के खाते को तो डेबिट करो और देने वाले व्यक्ति के खाते को क्रेडिट करो। तो अभी कैपिटल अकाउंट व्यक्ति विशेष का खाता है, वो दे रहा है, व्यवसाय में दे रहा है, खुद को व्यवसायी सोच के फिर हमें एंट्री करनी है। खुद को कंपनी का ओनर समझ के हमें एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम खुद को ओनर समझ के एंट्री करेंगे तो फिर एंट्री कैसे होगी, मतलब फिर मतलब उसके अलावा तो फिर ऐसे माना जाएगा कि ओनर समझ के करेंगे कि ओनर के पास से तो पैसा जा रहा है, लेकिन व्यवसाय में आ रहा है। हमें व्यवसाय के हिसाब से एंट्री करनी होती है। पैसा चाहे किसी से भी आ रहा हो और किसी से भी जा रहा हो, अगर व्यवसाय से जा रहा है तो वो वैसे एंट्री होगी, और आएगा किसी से भी आए तो व्यवसाय में आ रहा है वो। अब जैसे चाहे वो कंपनी के ओनर की तरफ से आ रहा हो, किसके रूप में आ रहा है? कैपिटल के रूप में आ रहा है, तो वो देने वाला हो गया, तो देने वाले व्यक्ति के खाते को क्रेडिट किया जाता है, इसलिए हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैश अकाउंट, डेबिट, ठीक है। तो कैश अकाउंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट का पार्ट होता है, ठीक है। अब रियल अकाउंट में क्या होता है कि अगर कोई वस्तु वस्तु व्यवसाय में आती है तो वो डेबिट होगी, और अगर कोई वस्तु व्यापार से जाती है तो वो क्रेडिट होगी। तो कैश का मैंने आपको क्या बताया था, अगर व्यवसाय में आएगा तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट। तो अभी कैपिटल, अगर मोहन कैपिटल लगा रहा है, इसका मतलब क्या? कैश आ रहा है हमारे व्यवसाय में, तो कैश हमारे व्यवसाय में आ रहा है, इसलिए हम कैश अकाउंट को तो डेबिट कर देंगे। देखो, रूल्स भी लिखा है, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो। तो कैश आ रहा है इसलिए हमने उसे डेबिट कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट। टू कैपिटल अकाउंट व्यक्ति विशेष का अकाउंट है, देने वाला है, इसलिए हमने उसके खाते को क्रेडिट कर दिया। हमारी एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हमारी माल खरीदा। मैम, बोलिए। हाँ, कैपिटल कैपिटल अकाउंट दोबारा से करना। कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हाँ। देखो, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट और बैंक अकाउंट, ठीक है।
ये तीनों चीजें हमारे पर्सनल अकाउंट के अंडर ही आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि एक व्यक्ति विशेष का अकाउंट होता है। जैसे कैपिटल अकाउंट व्यक्ति विशेष का होता है, ड्राइंग अकाउंट कंपनी के ओनर का, आपको पता ही है, आहरण का खाता है इसलिए वो तो ओनर का ही होता है, व्यक्ति विशेष का होता है। और बैंक अकाउंट को पर्सनल अकाउंट में क्यों रखा गया है? क्योंकि बैंक अकाउंट एक व्यक्ति का भी हो सकता है, संस्था का भी हो सकता है और फर्म का भी होता है। अब जैसे आपको पता है कि जैसे यूनिवर्सिटीज है, इनके अपने अकाउंट होते हैं ना, इसलिए बैंक अकाउंट को भी पर्सनल अकाउंट के अंडर ही रखा गया है। ठीक है, तो देखो कैपिटल अकाउंट की यानी व्यवसाय स्टार्ट करने की अगर कोई एंट्री है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, ये एकदम कंफर्म होता है। उसके बाद आपको डेबिट क्या करना है वो डिपेंड करता है कि व्यापार में क्या आ रहा है। अगर नगद आ रहा है तो कैश अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, अगर माल आ रहा है तो परचेज अकाउंट को कर दीजिए, और संपत्ति आ रही है तो संपत्ति को कर दीजिए। बाकी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है क्योंकि वो देने वाला होता है, व्यक्ति विशेष का अकाउंट होता है। ठीक है, ये संस्थाओं के अकाउंट होते हैं। हाँ होते हैं ना, क्या जैसे बीमा ये सब होते हैं। अब ऑनलाइन ही तो ट्रांजेक्शन होते हैं। कौन मान लो अगर आपकी कोई बीमा पॉलिसी वगैरह आप करवाते हो तो वहां पे ऑफिस में जाकर कैश कौन देकर आता है, आप मुझे बताइए। या फिर अगर हम आजकल कोई इंस्टॉलमेंट भी भरते हैं तो सब हमारे खातों से ही करते हैं, हम खातों में ही डालते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के खाते नहीं है, अकाउंट नहीं है उनका, ट्रांजेक्शन कैसे हो रहे हैं? अभी लॉकडाउन के टाइम तो स्पेशली सारे ट्रांजेक्शन ही ऑनलाइन हुए, कौन गया है? ये मैम। नेक्स्ट एंट्री है हमारी माल खरीदा। तो माल खरीदने के लिए मैंने आपको बताया था कि परचेज और सेल्स दोनों माल के लिए यूज होते हैं। जहां माल वर्ड है वहीं परचेज और सेल्स का यूज होगा। अगर संपत्ति है तो आपको डायरेक्ट संपत्ति के खाते को डेबिट या क्रेडिट करना है। ठीक है, एक चीज क्लियर। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि माल खरीदा। अब यहाँ हमें ये समझना जरूरी है कि हमारा ट्रांजेक्शन कैसे हुआ है, नगद में या उधार में। तो यहाँ पे नगद भी नहीं दिया हुआ है और उधार भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन नगद उधार दोनों ना हो और किसी व्यक्ति की डिटेल्स भी ना हो तो हमें वो ट्रांजेक्शन कैश समझ के करना है। क्यों? क्योंकि देखो अगर उधार में ट्रांजेक्शन है तो किसी व्यक्ति का नाम होना या किसी जगह का नाम होना कंपलसरी है, यानी या तो शॉप का नाम हो जिससे हमने माल खरीदा है या फिर किसी व्यक्ति का नाम हो जिसकी शॉप से हमने माल खरीदा है। दोनों चीजों में से एक चीज होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे दोनों चीजें नहीं है तो ट्रांजेक्शन हम कैश मान के करेंगे। ठीक है, तो माल खरीदा इसका मतलब हमने माल नगद में खरीदा है। ठीक है, तो माल खरीदने की एंट्री मैंने आपको बताई थी रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर परचेज सेल्स आते हैं। ठीक है, तो परचेज की कंडीशन में माल व्यापार में आ रहा है क्योंकि हमने माल खरीदा है, तो माल व्यापार में आएगा तो डेबिट, इसलिए हम परचेज अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। देखो रूल्स देखो कि जो वस्तु व्यापार में आते हैं उसे डेबिट करना है। कैश भी रियल अकाउंट के अंदर ही है, लेकिन आपको पता है कि जब अगर हम कोई माल खरीदते हैं तो कैश व्यवसाय से बाहर जाता है, तो कैश व्यवसाय से बाहर जा रहा है इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे रियल अकाउंट के अंदर ही। बस फर्क इतना है कि एक पे फर्स्ट मेथड लग रहा है कि वस्तु व्यापार में आ रही है, एक पे सेकंड लग रहा है कि वस्तु व्यापार से जा रही है। ठीक है, एक कंडीशन में माल आ रहा है और एक कंडीशन में कैश बाहर जा रहा है। ठीक है, यही एंट्री अगर उधार में होती तो हम कैश अकाउंट की जगह व्यक्ति के खाते को क्रेडिट कर देते। अगर किसी शॉप का नाम होता तो उस शॉप के खाते को क्रेडिट कर देते। ठीक है, कोई डाउट है इस एंट्री में? इन दोनों एंट्रीज में भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। बिस्कुट दे दी करवाने। नो डाउट मैम, आगे चलिए। नेक्स्ट एंट्री हमारी रमेश को माल बेचा। अब इसमें देखो ना तो नगद दे रखा है ना उधार दे रखा है, लेकिन हमें एक व्यक्ति का नाम दे रखा है रमेश का। इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन हमारा उधार में होगा। ठीक है, एंट्री किस चीज की? सेल्स की। तो सेल्स के लिए मैंने आपको बताया था कि सेल्स रियल अकाउंट के अंदर आता है और सेल्स की कंडीशन में माल व्यापार से बाहर जाता है, यानी वस्तु व्यापार से बाहर जाएगी तो वो क्रेडिट होगी, इसलिए सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। अब क्योंकि हमारा ट्रांजेक्शन उधार में हुआ है इसलिए हम रमेश अकाउंट को डेबिट करेंगे। व्यक्तियों के जितने भी खाते होते हैं, जैसे कि रमेश हो, श्याम, गीता, किसी का भी नाम हो, जितने भी व्यक्तियों के खाते पर्सनल अकाउंट के अंदर आएंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या है कि अगर जो पाने वाला है उसको डेबिट करो और जो देने वाला है उसको क्रेडिट करो। तो अभी हम माल बेच रहे हैं। ठीक है, तो पाने वाला माल किसके पास जा रहा है? रमेश के पास। तो रमेश हो गया पाने वाला, तो रमेश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। रमेश अकाउंट डेबिट, पाने वाले व्यक्ति के खाते को क्रेडिट करो, सॉरी डेबिट करो टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ है? क्योंकि सेल्स की कंडीशन में माल व्यापार से बाहर जाता है,
सेल्स रियल अकाउंट का पार्ट है, जो वस्तु व्यापार से बाहर जा रही है उसे क्रेडिट करो, इसलिए हमारी एंट्री बनी रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है हमारी नगद बिक्री, यानी हमने नगद में माल बेचा है। ऊपर वाली एंट्री हमारी उधार की थी और नीचे वाली नगद की, कोई खास डिफरेंस नहीं है। देखो सेल्स अपनी जगह ही रहेगा। देखो अगर परचेज हो चाहे सेल्स हो, उस कंडीशन में देखो माल खरीदा है तो परचेज अपनी जगह ही रहेगा, अगर माल बिका है तो सेल्स अपनी जगह ही रहेगा। सेकेंडरी चीज होती है कि आपका ट्रांजेक्शन कैसे हुआ है। नगद में हुआ है तो कैश लिख दीजिए, और उधार में हुआ है तो व्यक्ति का नाम या शॉप का नाम लिख दीजिए। अब देखो सेल्स अपनी जगह ही है, ऊपर भी सेल्स क्रेडिट हो रहा है, नीचे भी सेल्स क्रेडिट हो रहा है। डिफरेंस कितना सा है, ऊपर हमारा ट्रांजेक्शन उधार में हुआ था इसलिए हमने रमेश अकाउंट को डेबिट कर दिया था, जहां हमारा ट्रांजेक्शन नगद में हुआ इसलिए हम कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि हम माल बेच रहे हैं और हमारे पास कैश आ रहा है, कैश व्यवसाय में आ रहा है इसलिए कैश को डेबिट कर दिया गया है। सेल्स की कंडीशन में माल व्यवसाय से बाहर जा रहा है इसलिए हमने सेल्स को क्रेडिट कर दिया। ठीक है। रूल्स लिखे हुए हैं, अकाउंट्स लिखे हुए हैं, एंट्रीज लिखी हुई है और डेबिट क्रेडिट पक्ष लिखा हुआ है। देखो कैश अकाउंट रियल अकाउंट का पार्ट है, डेबिट किया गया है क्योंकि जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो। सेल्स अकाउंट है, रियल अकाउंट का पार्ट है, क्रेडिट किया गया है क्योंकि जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करो। कोई डाउट है इसमें? बताइए, किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है इसमें से, कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ लीजिए, मैं अभी वापस से बता देती हूँ। मैम जो सेल्स अकाउंट है, मतलब ये नगद की बिक्री हो गई, केस में अगर केस में वो नगद हमारा माल जा रहा है, वो नगद पैसे दे रहा है तो कैश अकाउंट हो गया। हाँ रियल अकाउंट का। देखो सेल्स, पहली चीज अगर माल बिक रहा है तो दोनों ही कंडीशन में सेल्स तो क्रेडिट ही होगा। सेकंड चीज होती है ये कि आपका ट्रांजेक्शन कैसे हुआ है। देखो अगर उधार नगद हुआ है क्या उधार हुआ है? हाँ उधार हुआ है तो व्यक्ति के नाम को डेबिट कर दो। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें किसी व्यक्ति का नाम डेबिट या क्रेडिट सिर्फ तभी करना है जब हमारा ट्रांजेक्शन उधार में हुआ हो। सेम चीज परचेज के साथ है। मान लीजिए अगर हमने कोई माल खरीदा है तो दोनों ही कंडीशन में परचेज ही डेबिट होगा, चाहे वो आपने नगद में खरीदा हो चाहे उधार में खरीदा हो, परचेज अपनी जगह ही रहेगा। ये सेकेंडरी चीज होती है कि आपने ट्रांजेक्शन कैसे किया है। अगर आपने उधार में किया है तो आप व्यक्ति के नाम को क्रेडिट कर दो, ठीक है, और अगर आपने नगद में किया है तो कैश को कर दो। सेम चीज सेल्स के साथ है, सेल्स क्रेडिट ही होगा। क्यों? क्योंकि सेल्स हम माल बेच रहे हैं, माल व्यवसाय से बाहर जा रहा है। अब ये हमारी सेकेंडरी चीज है कि ट्रांजेक्शन कैसे हुआ है। उधार में हुआ है तो व्यक्ति के नाम को डेबिट कर दो, और नगद में हुआ है तो कैश अकाउंट को डेबिट कर दो। ओके। नगद और उधार का समझ में आ गया जी। आगे अगर किसी और का कोई डाउट है तो अभी क्लियर कर सकता है। अगर किसी और का भी कोई डाउट है यहाँ तक तो वो भी क्लियर कर सकता है। ठीक है, हम कंटिन्यू करिए। देखो हमारी नेक्स्ट एंट्री कि रमेश से नगद प्राप्त हुए, यानी रमेश से हमें पैसे प्राप्त हुए। ठीक है, हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो हमारे पास जो आता है यानी हम पाने वाले हो गए। ठीक है, तो हमारे खाते को हम कैश अकाउंट से शो करते हैं, हमारा खुद का नाम नहीं लिखते हैं। मतलब हम ऐसे मानते हैं कि हमारे व्यवसाय में कैश आ रहा है। ठीक है, तो रमेश से हमें पैसे प्राप्त हुए यानी कैश व्यवसाय में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे रियल अकाउंट के अंदर। वो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो, कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। ठीक है, अब रमेश अकाउंट क्रेडिट। क्यों? क्योंकि रमेश से प्राप्त हुए। रमेश पर्सनल अकाउंट है हमारा, देने वाला है। ठीक है, वो हमें दे रहा है इसलिए, और देने वाला है तो आपको पता है कि देने वाले व्यक्ति के खाते को क्रेडिट किया जाता है पर्सनल अकाउंट के अंदर, तो हमने रमेश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। देखो फिर से रिवाइज कर देती हूँ। कैश, रमेश से नगद प्राप्त हुआ यानी हमारे व्यवसाय में कैश आ रहा है तो कैश आएगा तो कैश डेबिट होगा, मैंने आपको बताया था। तो कैश अकाउंट डेबिट कर दिया क्योंकि व्यवसाय में आ रहा है। रमेश अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, देने वाला है, और देने वाले व्यक्ति के खाते को क्रेडिट किया जाता है तो रमेश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। देखो ये जो एंट्री है सिर्फ इतनी एक लाइन की, रमेश से नगद प्राप्त हुए। अब इस एंट्री में आप ये आराम से समझ सकते हैं कि देने वाला कौन है और पाने वाला कौन है। रमेश से प्राप्त हुए तो रमेश तो हो गया, रमेश देने वाला हो गया मैम, और हम पाने वाले हो गए। और हमारा अकाउंट क्या व्यवसाय माना जाता है कि व्यवसाय में आ रहे हैं। रमेश पैसे देने वाला है या फिर ये
ये सामान रमेश देने वाला। देने वाला है ना, देखो रमेश से नगद प्राप्त हुए, आप देखिए ना स्क्रीन पे एंट्री है, रमेश से नहीं, प्राप्त उसने हुए। हमको पैसे दिए, हमने उसको माल दिया, तो रमेश देने वाला हो गया है ना। रमेश ने हमें पैसे दिए, नगद प्राप्त हुए रमेश से, यहाँ पे माल यस, देने वाली कोई एंट्री नहीं है। ओके ओके। बाकी एक ही चीज है, अगर रमेश माल भी देगा, यानी एंट्री हो कि रमेश से हमने माल खरीदा, तो उस कंडीशन में भी रमेश देने वाला ही होगा, चाहे वो माल दे चाहे वो कैश दे। अगर वो दे रहा है तो वो देने वाला है। अगर हम यही एंट्री ऐसे करें कि रमेश को हमने माल बेचा, तो अब उस टाइम वो पाने वाला हो गया, चाहे उसके पास माल जाए। अब एक और एंट्री हो कि रमेश को हमने कैश दिया, तो भी वो पाने वाला होगा, चाहे कैश जाए, माल जाए चाहे कैश जाए, उनके पास गया तो वो पाने वाले, और अगर अपने पास आया तो हमारा व्यवसाय पाने वाला हो गया। ठीक। नेक्स्ट एंट्री हमारी, सुरेश को दुकान का किराया चुकाया। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमारे इनकम और एक्सपेंसेस है वो नॉमिनल अकाउंट के अंडर काउंट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट का मेथड क्या है कि जितने भी आपके खर्चे हैं उनको आपको डेबिट करना है, और जितनी भी आपकी आय और इनकम है उसको आपको क्रेडिट करना है। तो अभी हमने किराया चुकाया है, तो हमने रेंट पे किया है, तो वो हमारे लिए हमारा खर्चा हो गया। ठीक है, खर्चों को डेबिट किया जाता है, तो हम एंट्री बनाएंगे रेंट अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि हानि एवं व्यय के खाते को डेबिट करो, तो हम रेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अब रेंट की कंडीशन में अगर हम किसी का भुगतान कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है व्यवसाय से पैसा जाएगा, चाहे वो रेंट का बिल हो, फोन का बिल हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, बिल चाहे किसी का भी हो। लेकिन अगर बिल पे कर रहे हैं, यानी अगर हम हमारे एक्सपेंसेस का भुगतान कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे व्यवसाय से कैश जाएगा, क्योंकि हम भुगतान तो कैश से ही करेंगे ना, कैसे करेंगे? कैश जा रहा है व्यवसाय से बाहर, तो हम कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई, एक बार वापस से बताती हूँ। अगर एक्सपेंसेस हैं तो वो डेबिट होंगे, तो एक चीज ये भी क्लियर है कि कैश क्रेडिट ही होगा, क्योंकि एक्सपेंसेस की कंडीशन में कैश व्यवसाय से बाहर जाएगा। इनकम है तो इनकम क्रेडिट होगी, नॉमिनल अकाउंट के अंडर इसका मेथड है। आपको पता ही है कि जितनी भी आपकी इनकम है उसको आपको क्रेडिट करना है। तो एक बात का ध्यान रखना कि इनकम की कंडीशन में कैश हमारा हमेशा डेबिट होगा, क्योंकि इनकम हमारा कैश ही तो होता है। इनकम का नाम हो गया कि हाँ हमें इंटरेस्ट डिस्काउंट जो भी मिल गया, लेकिन एक्चुअल में तो कैश ही आया होता है व्यवसाय में, तो कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। कोई भी डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। मैम, रमेश को दुकान का किराया चुकाया, रमेश को दुकान का किराया चुका दिया, ये नॉमिनल अकाउंट में आ गया। ओके, और जो कैश आता है उसको डेबिट करते हैं, अपने पास लेते हैं, और जो खर्चे होते हैं उसको क्रेडिट कर देते हैं। देखो, एक्सपेंस हमारा क्या होता है? हमारा खर्चा। आप एक बात बताइए, आज अगर आपके घर में आपको कोई बोले कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करके आओ, तो आप कैसे पे करके आते हैं? कैश दे के आते हैं? यस मैम, हमारे कैश लिए भी वो देते हैं और फिर ऑनलाइन भी हमारे लिए वो कैश देते खर्चा हैं। है ना हमारा। देखो, यस किसी मैम, भी खर्चा है एक्सपेंस के अपना। भुगतान करने के बहुत सारे तरीके, जैसे बैंक से भी होता है, ऑनलाइन भी होता है, लेकिन अभी हमें सिर्फ कैश को लेकर चलना है। सिर्फ अभी हम जी कैश का टॉपिक पढ़ रहे हैं कि अभी जी। हम हमारा जितना भी पेमेंट होगा सिर्फ कैश से करेंगे। तो देखो, रेंट है हमारा, रेंट हम पे कर रहे हैं। ठीक है, तो खर्चे की कंडीशन में तो कैश व्यवसाय से बाहर ही जाता है, इसलिए कैश को क्रेडिट किया जाता है। और इनकम की कंडीशन में इनकम क्या होती है? हमारा अर्निंग्स, हमारे पैसे ही तो होते हैं जो हमारे पास आते हैं अलग अलग तरीके से। यस देखो, हमारी नेक्स्ट एंट्री है कि सुमित से माल खरीदा। ठीक है, तो ये हमारी परचेज की एंट्री है। जैसा मैंने आपको बताया है कि परचेज की कंडीशन में, परचेज अगर माल खरीदा है तो हमारा एक अकाउंट फिक्स है, परचेज अकाउंट। ठीक है, तो जैसे परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि व्यवसाय में माल आ रहा है, हम खरीद रहे हैं। अब हमारे लिए सेकेंडरी चीज हो जाती है कि हमारा ट्रांजेक्शन कैसे हुआ है, नगद में या उधार में। तो हमारा ये ट्रांजेक्शन, देखो ना यहाँ पे नगद दे रखा है ना उधार, लेकिन हमारे पास सुमित का नाम है। ठीक है, यानी हम इस ट्रांजेक्शन को सुमित के नाम से उधार करेंगे। ठीक है, तो सुमित कौन है? पर्सनल अकाउंट है, देने वाला है, क्योंकि हमने सुमित से माल खरीदा है तो वो हमें माल दे रहा है और व्यवसाय में माल आ रहा है। ठीक है, तो वो देने वाला हो गया, और देने वाले के व्यक्ति के खाते को क्रेडिट किया जाता है, तो हम सुमित अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, यही ट्रांजेक्शन अगर ऐसे होता कि सुमित से नगद माल खरीदा
तो परचेज अकाउंट अपनी जगह ही रहता, क्योंकि माल तो खरीदा ही है। अब चाहे वो आपने कैसे भी खरीदा हो, माल तो व्यवसाय में आया ही है। तो अब अगर वो कैश में आया होता तो हम कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देते। क्यों? क्योंकि कैश व्यवसाय से गया है। अभी कैश नहीं गया है, लेकिन उस व्यक्ति ने दिया है, इसलिए उस खाते को क्रेडिट कर दिया गया। ठीक है। जब हम इसके पेमेंट की एंट्री करेंगे, यानी अभी अगर हमने किसी से उधार माल लिया है, इसका मतलब हम उसे कभी ना कभी तो पेमेंट करेंगे ना। तो जब हम इनको पेमेंट करेंगे तो ये पाने वाले हो जाएंगे और क्रेडिट किया हुआ पक्ष डेबिट हो जाएगा, यानी सुमित अकाउंट डेबिट, और कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा कि व्यवसाय से कैश बाहर गया है। सभी एंट्रीज एक जैसी ही हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे परचेज अपनी जगह ही रहता है, व्यक्ति या कैश ये चीजें चेंज हो जाती हैं। सेल्स में भी सेम चीज है। ठीक है। उसके अलावा एक्सपेंस इनकम में मैंने आपको एकदम क्लियर कर दिया कि अगर आपका एक्सपेंस है तो कैश को क्रेडिट करना है, और अगर आपका इनकम है तो आपको कैश को डेबिट करना है, क्योंकि इनकम की कंडीशन में आता है और एक्सपेंस की कंडीशन में जाता है। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हमारी फर्नीचर नगद खरीदा। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि खरीदने में, सिर्फ माल खरीदने में हम परचेज और सेल्स का यूज करेंगे। उसके अलावा अगर हम किसी असेट्स को खरीदते हैं तो हम डायरेक्ट उस असेट्स के अकाउंट को डेबिट, वो सब किसके, रियल अकाउंट के अंडर आती है। ठीक है। तो अभी हमने फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर हमारी असेट्स है, तो हम डायरेक्ट इसके खाते को डेबिट करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है। तो जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो, यही रियल अकाउंट का मेथड है। तो वस्तु व्यापार में फर्नीचर आ रहा है, डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश को क्रेडिट क्यों किया गया है? क्योंकि हमने नगद खरीदा है। नगद खरीदा है, इसका मतलब व्यवसाय से कैश जा रहा है, कैश जाएगा तो क्रेडिट। देखो, खरीद रहे हो आप कोई भी चीज, या फिर आप भुगतान कर रहे हो, या फिर आप किसी को कुछ खरीद के पे कर रहे हो, या फिर किसी व्यक्ति को पे कर रहे हो, जिन भी कंडीशंस में भुगतान करना होता है ना, कैश को हमें क्रेडिट करना है। अब बेसिक सी चीज, अगर आप कुछ खरीद रहे हैं तो आपको कैश को क्रेडिट करना पड़ेगा, या अगर आप किसी चीज का भुगतान कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी बिल हो, इंस्टॉलमेंट हो, कुछ भी हो। ठीक है। या फिर अगर आप किसी को दे रहे हैं तो भी आपको कैश को क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है। कैश व्यवसाय से जाए तो वो क्रेडिट हो, अब वो चाहे किसी भी तरह से जाए, वो बिल के चुकने के लिए जाए, इंस्टॉलमेंट के लिए जाए, डिस्काउंट के लिए जाए, या फिर कुछ खरीदी करने के लिए जाए, बाहर गया तो वो क्रेडिट होगा। हाँ। और अगर वो व्यवसाय में आया तो वो डेबिट। अब वो चाहे कैसे भी आए, वो आपके सेल्स से आए, आपको किसी तरह की कोई अदर इनकम से आए, या फिर किसी भी तरीके से आए। क्लियर? ठीक है। बाकी जैसा सर ने आपको बोला है, आपको रिकॉर्डिंग सेंड हो जाएगी, तो आप उसे वापस से देख लेना अगर कोई भी डाउट रहे। नेक्स्ट एंट्री, सुमित को चुकाए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम दे रहे हैं, हमने पे किया है, तो सुमित को अगर हम कैश दे रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि उसके पास क्या जाएगा? कैश जाएगा। अगर हम उसको दे रहे हैं तो कैश हमारे व्यवसाय से बाहर जाएगा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप किसी को देंगे, यानी आपके पास से कैश जा रहा है, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट है इसमें भी। ठीक है। अब सुमित के पास पैसे जा रहे हैं तो वो पाने वाला हो गया। ये भी चीज मैंने आपको बताई थी, चाहे माल जाए चाहे पैसा जाए, अगर वो पाने वाले हैं तो वो डेबिट हो जाएंगे। जैसे सुमित के पास जा रहे हैं तो सुमित अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पाने वाले व्यक्ति के खाते को डेबिट करो तो सुमित अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट, कैश व्यवसाय से जा रहा है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। हाँ। नेक्स्ट एंट्री है हमारी ड्राइंग की। तो देखो, मुझे पहले यही बता दो कि ड्राइंग सबको पता तो है ना, ड्राइंग क्या होती है? बता दो सर एक बार। ओके। ड्राइंग हमारी क्या होती है कि कंपनी के व्यक्ति द्वारा, अगर अपने कंपनी के ओनर द्वारा अगर कंपनी में से पर्सनल यूज के लिए माल, संपत्ति या कैश, किसी भी चीज का अगर यूज कर लिया जाता है तो वो हमारा आहरण यानी ड्राइंग कहलाता है। तो ये उसी की एंट्री है कि निजी प्रयोग हेतु राशि निकाली। यहाँ पे राशि की जगह माल भी हो सकता था या संपत्ति भी हो सकती थी। इस कंडीशन में भी एक चीज हमारी फिक्स है कि ड्राइंग अकाउंट ही डेबिट होगा। क्यों होगा? कि मैंने आपको क्या बताया था कि ड्राइंग कैपिटल और बैंक
पर्सनल अकाउंट का पार्ट होते हैं, यानी व्यक्ति विशेष का पार्ट होते हैं। तो निजी प्रयोग हेतु राशि निकाली तो ड्राइंग की कंडीशन में वो पाने वाले हो गए ना, तो पाने वाले व्यक्ति के खाते को तो हम डेबिट करेंगे। अब सेकेंडरी चीज है कि व्यवसाय से क्या बाहर जा रहा है। इस कंडीशन में राशि निकाली है, कैश बाहर जा रहा है तो हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। अगर माल बाहर जा रहा होता तो हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देते, और अगर संपत्ति जारी होती तो हम संपत्ति के अकाउंट को क्रेडिट कर देते। देखो आपको मैंने बताया कि सभी वस्तु और संपत्ति रियल अकाउंट का पार्ट है, तो अगर व्यवसाय से कोई भी संपत्ति, वस्तु या कैश कुछ भी बाहर जाएगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। अगर यहाँ कैश की जगह ये होता कि निजी प्रयोग हेतु माल निकाला तो हमारी एंट्री हो जाती ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अगर संपत्ति होती फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, मान लो कोई फोन ही मान लो, तो हमारी एंट्री हो जाती ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू फोन अकाउंट। फिलहाल हम असेट्स, एक असेट्स लिख देते, कोई भी असेट्स हो सकती है उसमें। व्यवसाय से बाहर जाएगी तो वो क्रेडिट होगी। अब चाहे वो ड्राइंग के लिए जाए, चैरिटी के लिए चले जाए, किसी के लिए भी चले जाए, बाहर जाएगी तो क्रेडिट होगी। डेबिट क्यों हो रही है? क्योंकि ड्राइंग अकाउंट पर्सनल अकाउंट का पार्ट है, ठीक है, पाने वाला है वो व्यक्ति विशेष है। अब देखो यहाँ पे ड्राइंग हमने लिख दिया, लेकिन है क्या, एक ओनर का अकाउंट है ना, तो एक व्यक्ति विशेष का अकाउंट हो गया, तो वो पाने वाले हो गए, इसलिए उनके खाते को हमने डेबिट कर दिया। तो हमारी एंट्री हो गई ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर? थोड़ा सा टाइम ले लो और देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि बार बार स्लाइड रिवाइज नहीं कर सकते ना, उसे आगे बढ़ाना है। ड्राइंग का रिपीट कर दो। मैं ड्राइंग का देखो, ड्राइंग क्या होता है कि कंपनी का ओनर, यानी जिसकी खुद का व्यवसाय होता है, जिसकी खुद की कंपनी होती है, वो अपने ही व्यवसाय से, चाहे वो माल हो, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो कैश हो, उसका पर्सनल यूज। पर्सनल यूज से मेरा मतलब है कि मान लीजिए उन्होंने व्यवसाय में से पैसे लेकर, यानी व्यवसाय के पैसे कौन से होते हैं, जो व्यवसाय का सामान सेल करने से या अदर तरीके से जो व्यवसाय पे पैसे आए हुए हो, उन पैसों से लेकर अपना पर्सनल यूज, यानी मान लीजिए अपने घर का रेंट दे दिया, अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दिया, या अपने बच्चों की फीस भर दी, कुछ भी हो सकता है, बस उसका पर्सनल यूज होना चाहिए। देखो पर्सनल यूज और प्रोफेशनल यूज में क्या फर्क होता है। पर्सनल यूज की व्यक्तिगत जो खर्चे, यानी उनके घर के खर्चे या उनके अपने खर्चे। प्रोफेशनल जो व्यवसाय का खर्चा है। देखो प्रोफेशनल, पर्सनल, एक घर का रेंट पे करना आपका पर्सनल हो गया, एक ऑफिस का रेंट पे करना आपका प्रोफेशनल हो गया। घर का बिल भर रहे हो तो वो पर्सनल हो गया, और अगर आप ऑफिस का या फैक्ट्री का भर रहे हो तो वो प्रोफेशनल हो गया। समझ में आया पर्सनल प्रोफेशनल? यस मैम। तो अगर पर्सनल यूज में आप ले रहे हैं तो वो आपका ड्राइंग हो जाता है। अब वो आप संपत्ति भी देखो, हमारे पास जितना भी अमाउंट या संपत्ति होती है उसको हमें मेंटेन रखना पड़ता है। यानी जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जितना भी कैश होता है वो हमारे जो रिकॉर्ड रहता है, जैसे टैली रहेगा उसके अंदर अमाउंट रहेगा, ठीक है, उतना अमाउंट जितना कि हमारे पास कैश, ठीक है, उतना स्टॉक जो हमारे पास है उतना ही हमें टैली में दिखाना होता है। और सेम चीज संपत्ति के साथ होती है। अब मान लीजिए अगर कंपनी के ओनर ने उसमें से कुछ कैश ले लिया तो कैश तो कम हो गया, तो हमें टैली के अंदर जो हमारा रिकॉर्ड दिख रहा है, मान लीजिए 5,000 का दिख रहा है, 5 में से 2 उन्होंने ले लिया, तो कैश तो हमारे पास कम हो गया, तो और टैली में 5,000 दिखा रहा है और एग्जैक्टली रहे तो 3,000 ही गए, तो वो 2,000 हमें कम करने पड़ेंगे ना। अगर मान लीजिए आप उसमें कम नहीं करते और कल को कंपनी का ओनर ही चेक करता है और वो भूल जाता है, वो बोलते हैं 2,000 कहाँ गए, इसमें तो 5,000 होने चाहिए, तो फिर वो 2,000 कहाँ गए। तो वो हमें मेंटेन रखना पड़ता है कि जितना एग्जैक्टली कैश है, स्टॉक है, वो जितना टैली में है उतना एक्चुअल में भी हो। तो वो 2,000 हम कैसे करेंगे, व्यक्ति जो कंपनी का ओनर है उसके नाम पे लिख देंगे कि उन्होंने ले लिया, क्योंकि देखो उसमें से जो कैश गया है उसके रिटर्न होने का तो कुछ है ही नहीं, ओनर ने यूज किया तो रिटर्न तो होगा ही नहीं, लेकिन वो जो कम हो गया है वो हमें कम करना पड़ेगा। तो वो कम करने के लिए हम जो भी कैश या संपत्ति जो भी कम होता है उसे हम व्यक्ति के नाम पे लिख देते हैं, कंपनी के ओनर के नाम पे। तो ओनर के नाम पे लिखने के लिए हम ड्रॉइंग अकाउंट करते हैं। अब ड्रॉइंग अकाउंट में कैश हो, संपत्ति हो, माल हो, कुछ भी यूज करे वो कम हो जाता है। क्लियर? ओके हो गया।
नेक्स्ट एंट्री हमारी मजदूरी चुकाई। तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी खर्चे हैं सब नॉमिनल के अंडर। तो वेजेस अगर हम मजदूरी चुका रहे हैं तो हमारे लिए खर्चा है, और मैंने आपको बताया था कि जितने भी खर्चे होते हैं उन्हें हमें डेबिट करना होता है। ठीक है, खर्चे की कंडीशन में कैश क्या होगा? खर्चे की कंडीशन में हमारा कैश क्या होता है? क्रेडिट होगा मैम। क्रेडिट होगा, क्योंकि वो व्यवसाय से बाहर जाएगा। ठीक है, यस तो वेजेस अकाउंट हमारा डेबिट और कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट। क्यों? क्रेडिट वेजेस हमारे लिए हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस को एक्सपेंस डेबिट किया जाता है। यस मैम। और अगर हम भुगतान कर रहे हैं या चुका रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो मतलब दे क्या रहे हैं? कैश ही दे रहे हैं। तो व्यवसाय यस से कैश बाहर जाएगा तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट होगा। हाँ जी सेम चीज नेक्स्ट एंट्री देखिए, रमेश को वेतन चुकाया। जी। ठीक है, तो जी। सैलरी हमारे लिए हमारा एक्सपेंस है, हम चुका रहे हैं। तो सैलरी Yes, अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चों को डेबिट किया जाता है। कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि कैश व्यवसाय से बाहर जा रहा है। ठीक है, yes, सैलरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हो गया है। कैश रियल अकाउंट का पार्ट है, बाहर जा रहा है इसलिए क्रेडिट। yes, ma'am. नेक्स्ट एंट्री हमारी ब्याज प्राप्त किया। तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्याज हमारे लिए इनकम और एक्सपेंस दोनों हो सकता है। अगर Yes, रिसीव्ड है तो वो इनकम है, और अगर पे है तो वो एक्सपेंस है। फिलहाल expense. हमारे लिए हमारी इनकम है क्योंकि हमें रिसीव्ड हो रहा है। ठीक है, जी तो ब्याज रिसीव हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमारे इनकम एक्सपेंस है नॉमिनल के अंडर, नॉमिनल अकाउंट का मेथड क्या है कि एक्सपेंस है तो डेबिट करो, इनकम है तो क्रेडिट करो। तो हमारी Yes, इनकम है तो इंटरेस्ट अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, और जी इनकम की कंडीशन में आता क्या है? कैश आता है व्यवसाय में, तो कैश yes, अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। डेबिट करते हैं। ये तो कोई भी डाउट है पूछ लीजिए सारी एंट्रीज में से, मैम क्योंकि ये एंट्रीज तो हो गई। हाँ मैम हाँ सुनिए, एंट्रीज तो हो गई है ना, ऐसे समझ में भी आया। और मैम अगर आप स्क्रीन शेयर करके MS एक्सेल पे ये एंट्रीज करके दिखा दे तो और अच्छा होगा, और अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर हम अपने आप से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए देखो ये एंट्रीज आपको करनी पड़ेगी। देखो जैसे अभी ये जो एंट्रीज मैंने आपको करवाई है, तो अभी मैम जैसे ये एंट्रीज है, ये ट्रांजेक्शन मैं आपको आप अपनी नोटपैड रखना। देखो इसमें सॉल्व किया हुआ नहीं है, ये हम हमारी नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, और ये आपको सॉल्व करना है अपने नोटपैड में। आप सॉल्व करेंगे और मैं आपको समझाऊंगी। देखो ये एंट्री टैली में डायरेक्ट नहीं होती है, पहले आपको बेस समझना पड़ेगा, फिर आपको प्रैक्टिकली समझाया जाएगा। पहले जब मैंने खुद ने भी जब टैली सीखा था तो हम पहले कॉपी में ही एंट्री करते थे, डायरेक्ट आपको लैपटॉप या कंप्यूटर पे नहीं बिठाते। पहले आपको टैली मतलब एटलीस्ट एंट्रीज करना तो आए। तो देखो एंट्रीज एक करना मैम ऐसे समझ के आ जाएगा मैम, उस पे समझने प्रैक्टिस में और करनी होगी। करने में फर्क होता है। अभी आपने समझा है, जब आप यस एंट्रीज खुद से करेंगे तो आपको पता चलेगा, प्रैक्टिस से ही चीजें आती है। एंट्रीज कैसे, कॉपी पेन लेके करें? नहीं हाँ नहीं यार कॉपी बात पेन। हाँ, ये इसके लिए अभी तो ये ना अभी समझना पड़ेगा। तो ये जो थ्योरिकल क्लासेस को समझो, और प्रैक्टिकल के लिए ना आपके लिए भी प्रैक्टिकल के लिए भी क्लास लगवाएंगे। ठीक है, वो गुरुजी ऑफलाइन होगी। हाँ और बात बताओ। गुरुजी ऐसे समझ में आ जाता है, अभी मैम ने बताया तो समझ में आया, ठीक है, 60 ठीक 70 जितना भी समझ में आया आ गया। हाँ तो लेकिन अगर साथ साथ में जैसे मैम स्क्रीन शेयर करके PPT पे ये स्लाइड्स शो कर रही है ना, अगर ऐसे एक्सेल पे कर दे तो उससे और देखो आसान होगा, इसके उसमें लिए हम अभी इसके लिए क्या है अरबाज, यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको यही नहीं पता कि अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये जो जो मैम जो नए नए वर्ड आप लोगों को बता रही, इनसे ही परिचित होना जरूरी है पहले। ठीक है, एंट्री जो एक्सेल आप बता रहे हो एक्सेल में चला के, वो बाद की बात है। पहले जो ये वर्ड्स जो तुम्हारे सामने नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, किसी को यही नहीं यस पता डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, ये समझना जरूरी है पहले। ठीक है, ओके तो ओके ये क्लास ज्यादा दिन नहीं रहेगी, उसके बाद प्रैक्टिकली रहेगा आपका।
देखिए अभी ओके। आपको लग रहा है जैसे आज मैंने एंट्री समझाई आप समझ गए हो, लेकिन जब आप ये करोगे कल जैसे नेक्स्ट क्लास में जब नोट पैड पे, तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। क्योंकि देखो टैली में क्या होता है कि टैली की जो एंट्रीज है वो आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जैसे हमारी मैथमेटिक्स होती है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आती है, ठीक वैसे ही एंट्रीज है। तो आप खुद से करोगे। अब देखो जो इसकी जो फर्स्ट एंट्री है वो वही एंट्री है जो इस सॉल्व की हुई एंट्रीज की फर्स्ट एंट्री थी। तो अभी अगर आपको समझ में आ गया है तो एक काम कीजिए, फर्स्ट एंट्री तो आप मुझे बता ही दीजिए क्या होगी। नकद से व्यापार प्रारंभ किया है, उसे जिसे आप बोल रहे हो वो समझना नहीं, वो याद करना होता है। समझ में तब आती है जब आप कॉपी में करते हो। तो प्लीज अपने पास कॉपी पेन रखिए और उन्हें खुद सॉल्व कीजिए। आप सॉल्व करें और फिर मैं आपको समझाऊं तो वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। आज